बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस बीच एक सर्वे आया है जो सभी को हैरान कर रहा है। ये सर्वे जो बता रहा है वो यकीनन भारत के लिहाज से कैसा है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सर्वे में बता दें कि बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी यानी कि इस वक्त उनके बेटे इस पार्टी को संभाल रहे हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इस सर्वे में करीब 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बांग्लादेश में सर्वे में बीएनपी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं इसके विपक्ष में जो मुख्य मुकाबले में है वो जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान है। दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है और जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि इस बार बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनती नजर आ रही है। भारत का पड़ोसी देश है, भारत के हिसाब से बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार भारत के लिए कितना मायने रखती है। और इस बीच अमेरिका ने जो बड़ा फैसला लिया है चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश पर अपना टैरिफ कम कर दिया है। ये क्या कुछ राजनीतिक माहौल है, चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, हमें बताएंगे हमारे साथी विनीत। ये बहुत इस समय क्रूशियल टाइम है। 12 तारीख को विवेक वहां पर इलेक्शन, बांग्लादेश में संसदीय इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन कितने महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पिछले दिनों बांग्लादेश के जो हालात देखे हैं, जब से शेख हसीना जो है वो तो अपना देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद में पूरे बांग्लादेश में आग लगा दी गई, वहां की जो प्रॉपर्टी थी उसको जला दिया गया। वहां पर शेख हसीना के जो पिता फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आजाद कराया मुजीबुर रहमान, उन्होंने जो है उनको उनकी जहां पे स्टैचूज थे उनको तोड़ा गया। तो इस तरह की स्थिति के बाद में अब जाकर इलेक्शन में सरकार चुनी, यानी मुख्य लड़ाई आपने बिल्कुल सही बताया कि जमात और बीएनपी के बीच में है। लेकिन विनीत कहा जाता है दोनों ही पार्टियां एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी तरह भारत के पक्ष, जो हम लोग शेख हसीना के तरफ से देखते थे कि भाई भारत के प्रति रुख नरम रहता था, लेकिन अब अवामी लीग पर बैन है। मेन मुकाबला बीएनपी और शफीकुर रहमान की पार्टी है जमात इस्लामी के बीच है। जमात इस्लामी सर्वे में कहीं नजर नहीं आ रही, 40-46 सीटें हैं, वहीं बीएनपी के बाद 200 से ज्यादा सीटें हैं। और चुनाव के बीच, चुनाव से ठीक पहले प्रदर्शन के बाद में जब खालिदा जिया का निधन होता है और ऐसे में भारत की तरफ से जयशंकर विदेश मंत्री हमारे वहां जाते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि तारिक रहमान जो हैं भारत के प्रति नरम उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए, लेकिन ऐसे में भारत के पास जो मौके हैं वो यही है कि भाई ना चाहते हुए भी तारिक रहमान को समर्थन करना जरूरी है क्योंकि जमात इस्लामी के मुकाबले कहीं हद तक बीएनपी भारत के लिए ज्यादा बेहतर है। जमाते इस्लामी की जो आप बात कर रहे हैं, जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के एडवाइजर है, वो पूरी तरह से अमेरिका के एक कठपुतली है। अमेरिका ने बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। मैं बिना बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को क्लियर करना होगा कि मोहम्मद यूनुस, अब आप कहेंगे कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के क्यों पिछलग्गू या अमेरिका की क्या हित है, तो अमेरिका के बांग्लादेश में सबसे बड़ा हित है वहां पर जो सेंट मार्टिन द्वीप है, जिस पर अमेरिका की तब से नजर है, तब से शेख हसीना वहां पर थी और शेख हसीना ने खुद इस बात को माना था और बोला था कि अमेरिका ने हमसे डील करनी चाहिए थी और अमेरिका ने कहा था कि ये द्वीप हमको आप दे दीजिए। और आपको बताएं कि 31 जनवरी की ही एक रिपोर्ट है अभी 2026 की, जहां पे सेंट मार्टिन द्वीप पर बताया गया कि अमेरिका के युद्धपोत दिखने लगे हैं। अच्छा। और ये अब ये रिपोर्ट आई है। और दूसरी चीज आई है कि भाई आप भारत के पास में ऑप्शन क्या हो सकता है। ये तो जमात में जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल वहां पर हिंदुओं की हत्याएं हुई, माइनॉरिटी को मारा गया, जलाया गया, किस तरह से युवकों को बीच सड़क में जला दिया गया, मार दिया गया, और सरकार ये घटनाएं कहीं हद तक बहुत ज्यादा इसने विचलित करने वाली थी। बार बार इनसे बोला कि आप इस तरह की घटनाओं पर काबू पाइए, आप इस तरह की, वहां पर तो अगर मिलिट्री सैन्य नहीं होता तो ये घटनाएं और भी ज्यादा होती। बहुत सारी घटनाएं मिलिट्री ने वहां पर रोकी हैं, जहां पर एक कहा जाता था कि भारत के फेवर का एक न्यूज ग्रुप है, उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और वहां पर जो है इन लोगों ने धावा बोल दिया, उन लोगों को बंद करके आग लगाने लगे उनके स्टूडियोज पे। तो फिर मौके पर पुलिस पहुंची। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि ये अमेरिका ने एंड वक्त पर 12 तारीख को जो वोटिंग होनी है और आज आपने जो है बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। ट्रेड डील के ऐलान के साथ सबसे चालाकी भरी बात देखिए इसमें, जो कहा गया कि भाई आपको ट्रेड डील के बाद में 1%, पहले 19% था, अब जो है वो 1% घटा के 18 कर दिया गया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, अब देखिए जो सबसे बड़ी बात उसमें जो इस ट्रेड डील के वो ये है कि बांग्लादेश का जो रीढ़ की हड्डी है ट्रेडिंग, वो है वहां का टेक्सटाइल मार्केट। अब टेक्सटाइल मार्केट क्या है भाई, जितना भी
80% बांग्लादेश की टोटल जितना एक्सपोर्ट जी। होता है उसमें 80% टेक्सटाइल होता है, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब। अब अमेरिका ने कहा है कि देखो ऐसा है कि आपको हम उसमें जीरो कर देंगे टैरिफ। हम्म। अब देखिए वहां पर जो सबसे बड़ा, मान लीजिए हिंदुस्तान जिस चीज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता हो उसे और जीरो कर दो। उसी को टैरिफ जीरो कर दिया जाए, अब इससे अंतर क्या आएगा, फर्क क्या आएगा? अब इससे फर्क ये आने वाला है कि, माफ कीजिएगा मैं बताना भूल गया था कि ये जो पहले 20% टैरिफ थे, 1% घटा के 19 किए गए हैं। हम गलती से 18 बोल गए। ओके। तो इसको इसमें अब होगा ये कि भारत जो अभी तक हमारा जो अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें हमको लगना है 18% का टैरिफ। हम्म। लेकिन उसी चीज को अब बांग्लादेश जो बेचेगा वो बेचेगा जीरो टैरिफ पे। जीरो टैरिफ। तो अब अमेरिकी मार्केट में किसकी पहुंच ज्यादा होगी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की। इससे वहां के मैन्युफैक्चरर्स को लाभ होगा, हजारों लाखों रोजगार मिलेंगे। और यही अनाउंसमेंट कल से बांग्लादेश में किया जा रहा है कि देखो हमने चुनाव के ठीक एंड वक्त इतने लोगों को रोजगार, अमेरिका के साथ में हमारी डील हो गई है और हमारे युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। और ये दिखने में सब आपको 1% दिख रहा है, लेकिन जो मेन सबसे बात है कि भाई वो है कि आपने उनके जो सबसे बड़ा मार्केट है टेक्सटाइल मार्केट, उसी को उठा के जीरो कर दिया है आपने सीधा सीधा। यानी उसी चीज के लिए भारत के ऊपर 18% टैरिफ है, उसी चीज के लिए बांग्लादेश पर 0% टैरिफ है। तो ये बहुत बड़ा एक गेम इसमें अभी किया गया। और ये अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह जमात जो है वापसी करे, यहां पर जमात की सरकार बने, ताकि जो उसके हित है अपने, देखिए ये है बहुत बिजनेसमैन इंसान है अमेरिका से। और अमेरिका और मोहम्मद यूनुस के रिश्ते आज के नहीं है। 1965 में आपकी बात बताऊं तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में अमेरिका गए थे मोहम्मद यूनुस। 1969 में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया। 1972 तक मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में बता रहे हैं। उनको अमेरिका के 2 सबसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं। अब आप देखिए, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 मिला, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल 2010 यहां से उनको नवाजा गया। ये दोनों अमेरिका के नागरिक सम्मान सबसे बड़े, ये उनको दिया जा चुका। नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला। वो एक पूरा ग्लोबल मान लीजिए आप। हाँ। लेकिन ये दोनों अमेरिका के ही सर्वोच्च अवार्ड उनको दे दिए गए। इसके बाद में हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के साथ में इनका बहुत पुराना नाता था। जब शेख हसीना की सरकार होती थी तब भी जो है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए। तब बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन ने इसका जो है विरोध किया और शेख हसीना से कहा कि यूनुस के ऊपर सारे मुकदमे हटाए जाए। तो चूंकि वो हमेशा से अमेरिका की एक चीज विनीत हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये ट्रेड डील और ये जो टैरिफ है ये भी हैं कहीं हद तक काफी मायने रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश की सरकार यानी कि बांग्लादेश की कमान जिस हाथ में आने वाली है, तारिक रहमान, अगर सर्वे के हिसाब से हम लोग बात करें तो तारिक रहमान भारत के लिहाज से कितने बेहतर हैं? भारत बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार को अपनी सुरक्षा के लिहाज से कितना बेहतर समझे, या फिर भारत को तारिक रहमान को समर्थन करने के बाद भी अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी कि कब तारिक रहमान भारत के खिलाफ क्या कर दे, कोई पता नहीं है। क्योंकि हमें एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है, किसी एक तरफ जाना पड़ेगा। हम अवामी लीग की तरफ, क्या नाम है, माफी चाहूंगा, जमात इस्लामी की तरफ जा नहीं सकते, वो तो घोर कट्टर है, दक्षिणपंथी विरोधी है। और दूसरी चीज, अगर हम बीएनपी की तरफ जाते हैं तो भारत के लिहाज से इस वक्त, जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि भाई हिंदू सेफ रहेंगे या हम सभी धर्मों को साथ लेके चलेंगे, आपने तमाम बातें कही कि बांग्लादेश में इस तरीके के हालात कभी ना बने, हमारी सरकार की यही उम्मीद रहेगी। ये तारिक रहमान का दावा है। करीब 17 साल बाद शेख हसीना ने जिस तरीके से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की और खालिदा जिया के खिलाफ कार्रवाई की, उनके बेटे को विदेश जाना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा, ऐसे हालातों में जो माहौल बना बांग्लादेश में, और 17 साल बाद तारिक रहमान ने वापसी की और उनकी वापसी की जो तस्वीरें सामने आई थी, लाखों करोड़ों लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया, लग रहा था जैसे अब एक नई लहर आई है, तारिक रहमान के हाथ में शायद सत्ता सौंपी जाएगी। खालिदा जिया बहुत पावरफुल नेता रही हैं। ऐसे में बीएनपी की कमान तारिक रहमान के हाथ में आना, ये भारत के लिहाज से, सीमा सुरक्षा के लिहाज से, चाहे आप जनरली आप व्यापार के लिहाज से देखें या और भी तमाम चीजें हैं, सुरक्षा का लिहाज, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भारत में पड़ोसी देश जो भले ही छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वो सुरक्षा के लिहाज से हमें इसलिए सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि अगर हमारी इनसे नहीं बनी तो ऐसा ना हो कि कहीं और कोई और देश जो इसका फायदा उठाए कि भाई बांग्लादेश की या फिर नेपाल की या फिर जनरली कोई भी देश है, अगर भारत की नहीं बनती है तो वो उसका फायदा उठाते हैं और फिर भारत में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भारत को
क्या लग रहा है तारिक रहमान की सरकार कितनी बेहतर रहेगी हर लिहाज से? देखिए, जमात को देखा, जमात का काम हम लोग देख ही रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस जो है अपने ही लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे। दूसरी बात, अब जो आते हैं तारिक रहमान के ऊपर, तो तारिक रहमान की जो खालेदा जिया, जो उनकी माँ थी, जब वो प्रधानमंत्री थी, तो हमारे साथ में बहुत कई बार टेंशन हुए, टेंशन इस कदर हुए हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई बार जो उपद्रवी और अलगाववाद था, अलगाववाद को जन्म देने में नाम आता था बांग्लादेश का, कि उल्फा जैसे संगठन जो थे, तो वो यहीं पे पनपते थे, बांग्लादेश की सरजमी से उनका भरण पोषण होता था, और फिर वो आके नॉर्थ ईस्ट पर जो है हिंसा करते थे। लेकिन शेख हसीना की सरकार के आने के बाद उल्फा जैसे संगठनों पर लगाम लगी, और बांग्लादेश से उनको सारे उनके कनेक्शन कटे, और ये सब हुआ। तो लेकिन भारत ने साफ तौर पर ये बात कही भी, और ये ओपनली फोरम में है कि इसकी शिकायत भारत ने दर्ज कराई, क्योंकि भारत ने कई बार ऐसी चीजें पकड़ी जो कि भारी विस्फोटक से लदे ट्रक आ रहे थे हिंदुस्तान, बांग्लादेश की बॉर्डर पर पकड़े गए, और बांग्लादेश के ही फौजियों ने पकड़े, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारी खुफिया एजेंसी की क्या डीलिंग चल रही है। उन्होंने तो अनजाने में पकड़ लिया, लेकिन बाद में फिर इंडिया उसमें इन्वॉल्व हुआ। बताया गया कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। उस समय खालेदा जिया ही प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो ये सब साजिशें, तो हम अब क्या है, लेकिन कहा जाता है कि डिप्लोमेसी में कब कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता, कोई हमेशा दोस्त नहीं होता। तो अब जो सिनेरियो पूरी तरह से बदले हुए हैं, और तारिक रहमान खुद भी भारत के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता बनाने की बात कह चुके हैं। वो उन्होंने अपने जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम अपने देश को नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी पर चलेंगे। बांग्लादेश के हमारे जिसके साथ में हित अच्छे होंगे, हम अपने पड़ोसी के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे, हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो एक विजनरी उनकी ये चीजें थी। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ छुटपुट हिंसाएं हो रही हैं, जो ये चीजें हो रही, इसमें भी पूरी तरह से रोक लगाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बनाएंगे, और हम हर एक बांग्लादेशी को सशक्त बनाने में काम करेंगे। तो जयशंकर का जाना ये आप अचानक मामूली नहीं था। हाँ। और ये कहीं किसी को पता नहीं था, ये अचानक वाला दौरा था। ये एक मौका था कि प्रधानमंत्री खालेदा जिया के निधन के तौर पे गए थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी कुछ और। उन्होंने एक लेटर लिया था, उस लेटर को तारिक रहमान को सबसे बड़ी डिप्लोमेसी एस जयशंकर था, मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले थे वहां पे। ये और गए सीधा, उन्होंने तारिक रहमान के साथ अपनी संवेदनाएं, और भारत जो खालेदा जिया का जो भारत के साथ में सम्मान था, जो उनको लोग मानते थे, उनका एक मैसेज दिया वहां पर, और ये आशा जताई। और डिप्लोमेसी कोई बात नहीं हुई वहां पर। पाकिस्तान के भी मंत्रीगण मौजूद थे वहां पर, श्रीलंका से भी आए थे, सारे लोग वहां पर आए थे, लेकिन अपना जो तारिक रहमान को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया, अपना लेटर दे दिया। और ये बहुत बड़ा कि भारत जो है वो आगे से आके बांग्लादेश के साथ में अपनी जो पुरानी मित्रता थी, जो हम लोगों ने 1971 में इस मुल्क को आजाद कराने हमारे 3,500 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, शहीद हुए थे, वो उस मुल्क के अंदर अगर भारत के खिलाफ ही चीजें होने लगती तो तकलीफ। इस तरीके की हिंसा के पीछे अक्सर भारत को दोषी ठहराया जाता है कि भारत इस तरीके की हिंसाएं करवा रहा है, और जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, या इस तरीके के जो भी माहौल बनते हैं, कहीं हद तक अगर छोटी मोटी भी हिंसा होती है तो उसके पीछे भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, क्योंकि कहीं हद तक ये भी रहता है कि भाई आवामी लीग बांग्लादेश, शेख हसीना, ये भारत की तरफ काफी झुकाव रहा है इनका, और भारत भी कहीं हद तक शेख हसीना की सरकार को सपोर्ट करता है। लेकिन हालात ऐसे बदले, शेख हसीना की आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। अब मुख्य मुकाबला बीएनपी और शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी के बीच में है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि जो सर्वे इस वक्त आया है, ये सर्वे करीब 41,500 लोगों पे किया गया था, और इस सर्वे में बीएनपी को करीब 208 सीटें मिल रही हैं। वहीं इस सर्वे में जमात इस्लामी की बात करें तो इनको सिर्फ 46 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में अगर जातीय बांग्लादेश की संसद की बात करें तो करीब 350 सदस्य हैं इसमें, और 350 में से 300 सदस्यों को चुनना पड़ता है। 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में अगर आप 208 सीटें बीएनपी को सर्वे में मिलती नजर आ रही हैं, अगर ये देखेंगे तो कहीं हद तक ये साफ है कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अगर ये सर्वे नतीजों में बदलते हैं तो। और अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं, और इस प्रदर्शन के बीच में खालेदा जिया के निधन के बाद हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर का बांग्लादेश पहुंचना, और कहीं हद तक उनके निधन पर दुख जताना, और फिर तारिक रहमान के साथ बैठकर सीक्रेट मीटिंग में, या जैसे भी आप कहिए, ये कहना कि हम आपकी तरफ हैं, आप निश्चिंत होकर चुनाव लड़िए, भारत आपके साथ खड़ा है।
बीएनपी को सपोर्ट करना ये बता रहा है कि कहीं हद तक भारत बीएनपी को अपना समर्थन दे रहा है और बीएनपी में अपना भविष्य भी देख रहा है सुरक्षा के लिहाज से। सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। हमारे बॉर्डर्स लाइन है और हमारा जिस तरह हमारा नेपाल हमारा बॉर्डर्स लाइन पे लगता है और उसके हर एक चीज पर हम लोग की नजर होती है, क्योंकि आपके यहाँ आपके देश के अंदर की जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान हमारे सामने हमारे बगल में बैठा हुआ एक ऐसा दुश्मन है ही है जो लगातार आतंकवाद को परोसता है। तो हमारे लिए बांग्लादेश के साथ में रिश्ते होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है और ये स्वाभाविक भी है। दूसरी चीज है कि अब जब इलेक्शन हो जाने के बाद में यहाँ चीजें सामान्य हो जाएंगी और जिस तरह जो आपको सर्वे दिख रहे हैं, ये सर्वे आपको रिजल्ट में भी देखेंगे, क्योंकि वहां पर जो लोकल स्थिति वो ये है कि अगर 100 दुकानें हैं झंडों और बैनर और टोपी और बिल्ले की, उसमें से 80 दुकानों में खालदा जिया की तस्वीरें बिक रही हैं। ये तो आपका कहना है कि जो सर्वे आए हैं ये यकीनन नतीजों में बदलेंगे लोगों को। और बांग्लादेश में आम आदमी कभी भी हिंसा नहीं चाहता, वो एक सुकून की जिंदगी चाहता है। और जब इस तरह की चीजें होती है तो सबसे बड़ी बात और थी विनीत, हम अभी बात से पहले डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि बांग्लादेश चुनाव में जो दिलचस्प मोड़ आएगा वो ये आएगा कि भाई आवामी लीग के जो वोटर्स हैं वो किसकी तरफ उनका झुकाव रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है और वही बीएनपी के अपने वोटर हैं, जमात इस्लामी के अपने बंधे हुए वोटर हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं जाने के, लेकिन जो फंसे हुए वोटर हैं वो है आवामी लीग के, लेकिन सॉरी हाँ आवामी लीग के। तो शेख हसीना के जो वोटर हैं वो अब किस तरफ रुख करेंगे? यही सबसे ये जो फैक्टर होगा ना, जिसकी तरफ भी वो जाएंगे वो चुनाव जीतेगा, क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट नहीं है। तो आपको इसमें क्या लग रहा है, ये जो 208 सीटें सर्वे में दिखाई गई है ये कहीं हद तक समर्थन दिया है? वो सीटें आपको बीएनपी की तरफ कन्वर्ट होती दिखेंगी, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो शांति को मानने वाले, भाईचारे को, और बांग्लादेश में इस तरह की चीजें नहीं होती थी जो हाल फिलहाल जो देखा ये जो है बांग्लादेश की हिस्ट्री नहीं है। बांग्लादेश में खालदा बीएनपी की भी जब सरकार होती थी तो करप्शन था, और लेकिन ऐसे दंगे और टारगेट करने किलिंग करना और ये सब तब भी नहीं हो, मतलब बांग्लादेश की फिजाओं में नहीं था। ये तभी हुआ जब मोहम्मद यूनुस गद्दी में बैठे और अमेरिका के इशारे पर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के आईएसआई के दौरे होने लगे, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का डेरा पड़ गया बांग्लादेश। सीआईए के, आपने पता सीआईए के एजेंट को बांग्लादेश में ही मारा पड़ा था, 3 दिन के बाद मिला। क्या कर रहे थे वो लोग यहाँ पे? तो ये सारी जो सरकारों को बनाना और गिराना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, और यही फितरत थी। अब इसीलिए एन मौके पर ये टैरिफ गेम खेला गया है, डील की गई है कि भाई ये बताया जा सके कि देखो अब आप लोग हमको चुनाव अगर जिताओगे तो जमात जो है डील हो गई है, अच्छा आपके जो पूरा 80% जो आपका मार्केट वो बूम करेगा, रोजगार मिलेगा, जीडीपी आएगी, बस। तो बांग्लादेश चुनाव को लेकर हमने आपको जो जानकारी दी भारत के लिहाज से कैसी थी, विनीत ने आपको बताया। फिलहाल 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे और 13 फरवरी को नतीजे आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बन रही है। सर्वे के मुताबिक तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि फिलहाल सर्वे के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है, नतीजे आपको बताएंगे कि बांग्लादेश का हाल कैसा है और तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के नजरिए से ये कितना बेहतर होगा हर तरीके से, चाहे हम सुरक्षा के लिहाज की बात करें, चाहे हम व्यापार के तौर से बात करें, चाहे आपसी संबंध वो किसी भी तरह से हो। लेकिन भारत को इस वक्त ध्यान रखना है कि तारिक रहमान के भी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या भारत को पूरी तरह से बांग्लादेश पर भरोसा करना जायज होगा। ये आने वाले समय में बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद जो 2-4 महीने 6 महीने के जो रिश्ते होंगे भारत बांग्लादेश के, वो ये भविष्य की कल्पना तय कर देंगे बांग्लादेश में और भारत में किस तरीके के संबंध भविष्य में बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ विनीत थे, मैं हूं विवेक। इजाजत दीजिए, नमस्कार।